डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 6। इसके अंतर्गत अपन ने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था है उससे उत्तर वैदिक काल आते आते उस राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। पहला हम देखें राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कि राज्यों का आकार बढ़ने लगा। जो जन थे वो जनपद होने लगे और जनपद के बाद वो महाजनपद होने लगे। उसी के अनुसार राजा की शक्तियाँ बढ़ गईं, उनके अधिकार बढ़ गए। राज्यों की राजा का जो है वो उपाधियाँ बढ़ने लगी और साथ साथ राजा के कार्य बढ़ने लगे। अब जब राजा शक्तिशाली होने लगा तो ऐसी स्थिति में उस पर सभा और समिति का जो अधिकार था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसके संबंध में जैसा कि सही कहा है डॉक्टर RS त्रिपाठी ने कि राज्यों के आकार में अत्यधिक वृद्धि के कारण सभा और समितियों की बैठक बार बार बुलाना कठिन हो गया, जिसके फलस्वरूप उनका शासक पर नियंत्रण भी तेजी से घट गया। तो उत्तर वैदिक काल में इतना होते हुए भी हम देखें तो राजा निरंकुश नहीं थे। राजा के कई कर्तव्य इस काल में भी रहे हैं। जैसे राजा धर्म के अनुसार शासन चलाता था और अपने राज्य और जनता की रक्षा करता था, चाहे वो भारी आक्रमण हो, विद्रोह हो, उनसे वो रक्षा करता था। राज्य विस्तार के लिए कार्य करता था, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखता था, प्रजा के कल्याण और देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करता था। बड़े बड़े यज्ञों का इस काल में आयोजन हुआ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि। और प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए वो निरंतर कार्य करता था, विद्वानों का आदर करता था। अपने उसका जो दरबार था वो विद्वानों से भरे हुए रहते थे। गरीबों असहायों की रक्षा करता था, उनकी सहायता करता था। इस काल में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि राजा को अब अपनी जनता से कर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला। ऋग्वैदिक काल में राजा को कर मिलता था, बलि नामक कर जो प्राप्त करता था तो जनता अपनी इच्छा से देती थी। लेकिन अब राजा को ये कानूनी अधिकार हो गया कि वो जनता से ये कर प्राप्त करे। हालांकि उसका जो भाग था वो बहुत कम था और इस काल में बलि या शुल्क या भाग आदि कर के रूप में राजा प्राप्त करता था। और ये कर व्यक्ति का बहुत ही मामूली, हम कहें 1/6 भाग वो अपना आय का राजा को कर के रूप में जमा कराते थे। इस काल के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनमें ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी तो थे ही, जैसे कि पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, है ना, दूत, और फिर उसके बाद गुप्तचर। ये सारे अधिकारी ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी तो रहे, लेकिन इस काल में और कुछ अधिकारी भी बढ़ गए, जैसे कि युवराज। राजा का पद क्योंकि राज्य पर वंशानुगत होने लगा, इस कारण से राजा अपने राज्य का अधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंपने लगा। तो युवराज के रूप में एक नया पदाधिकारी आया। इसी प्रकार से हम देखें तो इस काल में कर संग्रहकर्ता नामक एक अधिकारी बढ़ा, क्योंकि राजा को अब कर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया। अब जब कर आने लगा तो कोषाध्यक्ष के रूप में राजकोष का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाने लगा, जो जितना भी कर आता था उस कर को वो राजकोष में जमा करता था और उसी में से राज्य की जितने भी व्यय होते थे उनका खर्चा वो उसी में से देता था। इसी प्रकार से हम देखें तो आय व्यय का हिसाब करने वाला एक अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई, उसे अक्षाभाप के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अनेक अधिकारियों कि इस काल में बढ़ोतरी होने लगी राज्य के आकारों की बढ़ने के साथ साथ। इन अधिकारियों को रत्नी कहा गया, अर्थात रत्नों को प्राप्त करने वाला, है ना। इनकी नियुक्ति करना, इनको पदों से हटाना, ये सब राजा की इच्छा पर निर्भर करने लगा। अब इस काल में सभा और समिति की क्या स्थिति थी। सभा और समिति इस काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी हैं, परंतु उनका जो महत्व हम देखें ऋग्वैदिक काल में था वो इस काल में नहीं रहा। सभा ग्राम संस्था बन गई, गांव के सार्वजनिक कार्यों की देखभाल करती थी, उसमें उनके कार्यों पर निर्णय आदि करती थी। सभा न्याय संबंधी कार्य भी करती थी।
तो इस प्रकार से सभा एक प्रमुख राज्य संस्था का रूप लेती जा रही थी। समिति का भी स्वरूप इस काल में परिवर्तन हो गया। जो ऋग्वैदिक काल में जो संपूर्ण प्रजा की संस्था थी, अब वो नहीं रही। अब वो राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति कार्य करने लगी, क्योंकि संपूर्ण जनता उस समिति में भाग लेना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि राज्य के आकार बढ़ गए। इस कारण से वो राज्य की एक प्रतिनिधि संस्था बन गई थी। तो इसी काल में सभा और समिति का जो महत्व है, जो ऋग्वैदिक काल में था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि राजा अधिक शक्तिशाली बनने लगा है। और न्याय व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था ही जो ऋग्वैदिक काल में थी, वही इस काल में भी रही। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। राजा, सभा के सदस्य, मुखिया, ये सब न्याय संबंधी कार्य करते थे। इसी प्रकार से हम देखें तो इस काल में जो युद्ध प्रणाली है, उस सैनिक व्यवस्था है, उसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो ऋग्वैदिक कालीन थी वही इस काल में रही। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में अधिक भौतिकता की ओर विकसित हो रही थी। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति, उनके अधिकार, उनके द्वारा अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं, बढ़ते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या भारतीय संस्कृति के एक महान युग को प्रारंभ की ओर संकेत कर रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने लग गई थी। धन्यवाद।